नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज परसेंटेज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं चेन रूल और इक्विवेलेंट परसेंटेज यानी कि समतुल्य प्रतिशतता। अब ये जो टॉपिक है ये केवल परसेंटेज का ही नहीं, इवन प्रॉफिट लॉस का भी और आगे चलने वाले बहुत सारे टॉपिक्स में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है। और सीआई भी इसी टॉपिक पर काफी हद तक बेस्ड है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि जो इस टॉपिक पर बेस्ड होकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीपीआर का भी यूज यहाँ पे करने वाले हैं, तो बहुत सी चीजें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रेशियो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। कैसे हम, क्योंकि लोगों को वास्तव में समझ में ही नहीं आता अभी तक कि इस टॉपिक में हम क्वेश्चंस कब इस टॉपिक के बनते हैं और कब किसी और तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो, अब देखो, पहले आप ये समझ लो कि चेन रूल और इक्विवेलेंसी लगती कैसे है, कहां कहां पे अप्लाई होती है। आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या कह रहा है। कह रहा है राम की जो इनकम है वो 100 रुपए है। ठीक है, राम की इनकम कितनी है? 100 रुपए। अब ये कह रहा है कि वो स्पेंड करते हैं भाई साहब 20% कहां पर? फूड पर। तो दो जगह पे खर्च कर रहे हैं। पहला कहां पे खर्च कर रहे हैं? वो फूड पर खर्च कर रहे हैं। दूसरा कहां पे खर्च कर रहे हैं वो? तो दूसरा खर्च कर रहे हैं रेंट पर। टोटल यही इनके दो खर्चे दिखा रहा है। फूड पर कितना खर्च कर रहे हैं? 20%। और रेंट पर कितना खर्च कर रहे हैं? 10%। अब आप यहां पे कहीं देखो, इसमें कहीं भी आपसे रिमेनिंग जैसा इस्तेमाल नहीं किया वर्ड। बात क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं फूड पर कितना खर्च किया, तो भाई 100 का 20% कितना हो गया? 20 रुपीज खर्च कर दिया। और दूसरा रेंट पर खर्च किया तो कितना किया? 100 का 10% कर दिया। कितना कर दिया? 10 रुपए कर दिया। टोटल कितना खर्च हो गया? 20 यहां से, 10 यहां से, यानी कि टोटल इसने 30 रुपए खर्च कर दिए। तो बताओ सेविंग कितनी की हो गई इनकी यहां पे? सेविंग हो गई 100, टोटल इनकम थी, 30 खर्च कर दिया, तो 70 रुपए की सेविंग हो गई। क्लियर है बात? अब ध्यान रखो, ये इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं है। ये इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं है। तो इक्विवेलेंट परसेंटेज है क्या, वो समझते हैं। जहां पे चेन का फॉर्मेशन हो जाए, पहले आप इस बात को ध्यान रखो, जहां पे चेन का फॉर्मेशन हो जाए वहां इक्विवेलेंट परसेंटेज लगेगा। कैसे लगता जरा देखो। राम की इनकम कितनी है? 100। अब यहां से देखना, दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने 20% खर्च कर दिया कहां पर? फूड पर। तो भाई फूड पर कितना खर्च कर दिया उसने? 20%। तो बताओ 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20 रुपए। यानी उसने 20 रुपए खर्च कर दिया कहां पर? फूड पर। अब आगे क्या कह रहा है? 10% ऑफ रिमेनिंग, यानी अब 100 से नहीं लेना है। कहां से लेना है? अब जो बचा है। तो भाई ये बताओ, 100 में से 20 तो खर्च कर दिया, रिमेनिंग कितना है उसके पास? तो अब बोलोगे 80 रुपीज रिमेनिंग है। अब इसका 10%, किसका? 80 का, ना कि 100 का। इसका 10% वो रेंट पर खर्च कर रहा है। तो बताओ 80 का 10% कितना होगा? तो 80 का भाई 10% है, लेकिन किसका? अब इस रिमेनिंग पार्ट का, यानी 80 का 10% कितना होगा? 8 रुपीज। और ये 8 रुपीज उसने कहां पे खर्च किया? रेंट पर। अब जरा समझो, टोटल कितना खर्च कर दिया? तो भाई 20 रुपए यहां से खर्च कर दिया, 8 रुपए यहां पे खर्च कर दिया, टोटल कितना खर्च कर दिया? तो 28 रुपए खर्च कर दिया। इनकम कितनी? 100, 28 खर्चा। तो बताओ अब सेविंग कितनी हो जाएगी? तो अब सेविंग हो जाएगी भाई साहब 72 रुपए की। मतलब समझ रहे हो? यहां पे 20 और ये 10, इसका इक्वल रेशियो या इक्वल परसेंट 30 है। ये इक्वल परसेंट है। लेकिन यहां पे दूसरे वाले में, यहां पे ये 20 और ये 10 का, ये जो 28 आया, ये इक्विवेलेंट परसेंट है। इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया? यहां पे टोटल एडिशन है 20 का और 10 का। टोटल कितना खर्च हो गया? 30 खर्च हो गया। लेकिन यहां पे 20 और 10 का खर्च नहीं हुआ, यानी 30 का खर्च नहीं हुआ। यहां पे कितने का खर्च हुआ? 28। तो 20% का और 10% का इक्विवेलेंट
समतुल्य प्रतिशत मान कितना है, वो 28% है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखो किन बातों का कि कहां कहां पे हम चेन अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जहां पे आपको रिमेनिंग दिख जाए, रिमेनिंग का मतलब शेष, जहां भी शेष दिख जाए लिखा हुआ वर्ड, या फिर शेष जैसी कोई बात हो रही हो। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, मान लो किसी शहर की जनसंख्या है 100, उस शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 110। अब आगे जनसंख्या या तो बढ़ेगी या जनसंख्या घटेगी, लेकिन वो किस पर घटेगी, बढ़ेगी 110 पर, ना कि 100 पर। तो जो करंट वैल्यू है, पहले देखो कितनी थी, 100 थी, 10% बढ़ गई, कितनी हो गई, 110। अब चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, लेकिन किस पर घटेगी, बढ़ेगी, इस 110 पर। तो देखो 100 फिर 110, उसके बाद कुछ और होगा। तो ये चेन का एक फॉर्मेशन चल रहा है ना। ऐसे भी समझो, जैसे मान लो राम ने एक गाय खरीदी 100 रुपए में, इसको किसने खरीदा, राम ने। राम ने 10% प्रॉफिट पर किसको दे दिया, श्याम को। तो श्याम को कितने में दे दिया, 110 में। श्याम ने इसको 10% के लॉस पर दे दिया मान लो मोहन को। तो मोहन को भाई अब कितना, अब 110 का 10% 11 रुपए होगा। अब 110 में से 11 घटाओगे तो 99 आएगा। ये किसको दे दिया, मोहन को। मोहन ने मान लो दे दिया किसको, 20% के प्रॉफिट पर, किसको दे दिया, मान लो सोहन को दे दिया। तो देखो ना, ये चेन चल रहा है ना, राम के बाद श्याम, श्याम के बाद मोहन, मोहन के बाद सोहन। तो ये चेन के रूप में चल रहे हैं। और जब भी इस तरह की चेन का निर्माण होगा, वहां पे समतुल्य प्रतिशतता अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है बात? तो आओ पहले समझते हैं कि समतुल्य प्रतिशतता अप्लाई कहां कहां हो सकती है सारे टॉपिक्स में। चलो पहला टॉपिक, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिमेनिंग। जहां भी कहीं आपको रिमेनिंग जैसा कुछ दिख जाए, वहां बिल्कुल समझ जाओ कि समतुल्य प्रतिशतता अप्लाई होने वाली है। क्लियर? रिमेनिंग यानी कि शेष। और क्या हो सकता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। जहां पे जनसंख्या की बात आ जाए, वहां पे भी हमेशा समतुल्य प्रतिशतता अप्लाई होगी। क्यों जनसंख्या की बात, मान लो किसी शहर की जनसंख्या 100 है, 10% बढ़ गई, ये मान लो 2000 वर्ष 2000 की है, 10% बढ़ गई, तो जनसंख्या हमेशा एक वर्ष पे बढ़ती घटती है। तो कितनी हो गई, 110 हो गई। ये 2001 की जनसंख्या, फिर मान लो 10% बढ़ गई, तो अब किस पे बढ़ेगी, 110 पे बढ़ेगी, है ना। तो 110 का 10% कितना हो जाएगा, 11, यानी 11 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। तो देखो वास्तव में अब ये जनसंख्या 121 कब की है, 2002 की है। तो पहली बार कितनी बढ़ी, 10%, अगली बार कितनी बढ़ी, 10%। बढ़नी कितनी चाहिए थी, टोटल 20%, लेकिन बढ़ी कितनी, 100 थी पहले, हो गई 121, तो 21% बढ़ गई ना। तो इसी 10% दोनों की जो वृद्धियां हुई हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 21%। बात क्लियर हो रही है? चलो और कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और इस्तेमाल कर सकते हैं डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। जब आप अभी मिक्सचर पढ़ोगे तो वहां एक बेईमान दूध वाला होगा, उस बेईमान दूध वाले के क्वेश्चंस में भी क्या इस्तेमाल होगा, चेन रूल इस्तेमाल होगी। और क्या पढ़ सकते हो आप, इक्विवेलेंसी। अभी जब आप इक्विवेलेंसी पढ़ोगे, एक बात और बता दूं, जब दो चीजों का मल्टीप्लाई भी होगा या तीन चीजों का मल्टीप्लाई भी होगा, तो वहां भी इक्विवेलेंसी लगेगी। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। मान लो लेंथ बढ़ गई 10%, ब्रेथ जो है वो 5% बढ़ गई, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे एरिया कितना बढ़ा, तो वहां भी आप लगा सकते हो ये चीज। यानी कि जब दो चीजों का मल्टीप्लाई हो या तीन चीजों का मल्टीप्लाई हो, तो वहां भी आप इक्विवेलेंसी लगा सकते हो। बातें समझ में आ रही हैं? तो एरिया में लगा सकते हो, एरिया यानी कि क्षेत्रफल। आप आयतन में लगा सकते हो, वॉल्यूम में लगा सकते हो, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो जहां क्षेत्रफल की बात हो, जहां आयतन की बात हो, वहां भी लगा सकते हो। जैसे मान लो अगर आपसे क्वेश्चन ये बोले, एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई मान लो बढ़ गई 10%, चौड़ाई मान लो बढ़ गई 10%, ऊंचाई मान लो बढ़ गई 10%, तो आयतन कितना बढ़ेगा,
तो आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट चेन रूल का या फिर इक्विवेलेंसी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो वहां पे, है ना। तो हर जगह पे इस तरह से लग सकता है। लेकिन शेष रिमेनिंग पॉपुलेशन या फिर आपका इक्विवेलेंसी दो चीजों का मल्टीप्लाई हो, तीन चीजों का मल्टीप्लाई हो, तो वहां भी लग सकती है। और कहां पे लगेगी? सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस। जैसे अगर आपको बोल दिया गया कि मान लो राम ने पहले आपको 10% का प्रॉफिट दिया, फिर उसने 20% का प्रॉफिट लिया, तो सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी क्या लग सकता है? वहां पे भी इक्विवेलेंसी लग सकती है। बात समझ में आ रही है? या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो वहां भी ये चीज अप्लाई हो सकती है। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे सारी चीजें। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको आप बोलते हो, उसके भी क्वेश्चंस में हम लोग इक्विवेलेंसी लगा सकते हैं और लगाते हैं, लगाएंगे। और अगर मैं बात करूं जो अभी मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन वगैरह, जैसे दो चीजों का मल्टीप्लाई है, तीन चीजों का मल्टीप्लाई है, तो वहां भी जैसे मान लो अगर एक एग्जांपल और दूं, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, तो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रहा हूं आर इंटू आर। अब बताओ पाई तो कांस्टेंट है। अच्छा, अगर पाई कांस्टेंट है तो मुझे जरा बताओ आप कि पाई किस तरह का नंबर है? पाई रेशनल है कि पाई इररेशनल है? पाई किस तरह का नंबर है? रियल है कि नहीं है? मैं चलो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन पाई रियल है, दूसरा ऑप्शन पाई रेशनल है, तीसरा पाई जो है वो फ्रैक्शन है, चौथे में ए एंड बी, और पांचवा भी दे दे रहा हूं चलो ऑल। आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं वृत्त का क्षेत्रफल बोलूं तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो आर इंटू आर, दो चीजों का मल्टीप्लाई लिख दिया। अगर बताओ रेडियस 10% बढ़ गई तो ये भी 10% बढ़ेगी, ये भी 10% बढ़ेगी, यानी मैं 10% का इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं वृद्धि का। बात क्लियर है? तो इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे जो चेन रूल पे, समतुल्यता पे अप्लाई हो सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब मैं बात करता हूं कि इक्विवेलेंसी अगर होती है तो क्या होती है ना। चलो अब टू वेरिएबल्स की बात करता हूं सबसे पहले। जैसे मान लो आपसे बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ x%, इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, एंड y%, यानी x% और y% का समतुल्य प्रतिशत मान कितना होगा। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला आपके सामने है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, यानी इक्विवेलेंट परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। अब जरा समझना, अगर वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, क्या है? अगर इंक्रीमेंट है, चाहे वो x में हो चाहे y में हो, जिसमें भी हो, अगर x में इंक्रीमेंट है तो x को कैसे लेंगे हम? पॉजिटिव। y में इंक्रीमेंट है तो y को कैसा लेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर डिक्रीज है या डिक्रीमेंट है तब x को कैसा लेंगे? नेगेटिव। यानी अगर इंक्रीमेंट है तो पॉजिटिव, डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव लेना है। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? कितनी बात क्लियर? दूसरा, अगर इक्विवेलेंट परसेंटेज, यदि इक्विवेलेंट परसेंट ये मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर इक्विवेलेंट परसेंटेज ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि ये मेरा क्या हुआ है? डिक्रीमेंट हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है? जैसे समझो, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। मान लो बोला गया 10% का इंक्रीमेंट है और 5% का डिक्रीमेंट है। बताओ टोटल इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा? तो आप कैसे निकालोगे? आप निकालोगे x को भाई पॉजिटिव लेंगे क्योंकि कैसा है? इंक्रीमेंट है। y डिक्रीमेंट है इसलिए इसको कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो 10 माइनस 5 और प्लस 10 पॉजिटिव, 5 माइनस में और बटे 100। यही फॉर्मूला लगा दिया भाई, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 10 में से 5 का कितना हो जाएगा? 5। प्लस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही रहता है, ये हो जाएगा 50 बटे 100। 50 बटे 100 का मतलब 0.5।
5 में से आधा घटा दो कितना देगा 4.5। कैसा आ रहा है ये? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 4.5 जो है वो प्लस में है, यानी कि 4.5% का प्रॉफिट है या 4.5% इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब अगर मैं बोलूं राम की सैलरी पहले 10% बढ़ा दी गई, फिर उसकी सैलरी को 5% कम कर दिया गया, बताओ ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? तो उसकी सैलरी ओवरऑल 4.5% बढ़ गई है। बात क्लियर है? चलो अब एक बात ध्यान रखो, चाहे मैं पहले 10% बढ़ाऊं, चाहे मैं उसके बाद 5% घटाऊं, या तो मैं ऐसा करूं भाई, अगर मान लो किसी की सैलरी पहले 10 बढ़ानी है फिर 5 कम करनी है, तो वास्तव में टोटल उसके साथ क्या फर्क पड़ेगा? उसके साथ फर्क पड़ेगा 4.5% का प्रॉफिट का, यानी 4.5% इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन अगर मैं पहले आपसे ये बोल दूं कि पहले मैंने 5 घटा दिया और फिर मैंने 10 बढ़ा दिया, तो भी वही आंसर आने वाला है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसे मान लो 5 घटा दिया तो पहले 5, फिर 10 बढ़ गया तो प्लस 10, आगे पीछे ही तो लिखेंगे। अब चाहे 5 में से 3 घटाओगे तब भी 2 आएगा, और 3 को 5 में से घटाओगे तब भी 2 आएगा। तो चाहे 10 -5 लिखूं, चाहे -5 + 10 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और साथ में -5 इंटू 10, सॉरी प्लस का 10/100, 10 में से 5 का कितना 5, और ये फिर से माइनस, और ये कितना हो गया 50/100, यानी कि आधा। फिर से आंसर कितना जाएगा 4.5 प्रॉफिट। बातें समझ में आ रही हैं? तो पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, केवल आंसर आपका सही होना चाहिए। आप किसी को भी एक्स मान सकते हो, किसी को भी वाई मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपने पहले किसको माना है। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं बोलूं कि किसी की सैलरी में पहले 20% का इंक्रीमेंट हो गया, बाद में बदतमीजी की उसने और 10% का डिक्रीज कर दिया गया, बताओ ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? तो अगर मैं लॉजिकली अब आपको इस बात को समझाऊं, तो मान लो किसी की सैलरी पहले कितनी थी 100 थी, पहले क्या हो गया 20 बढ़ गया, 20 बढ़ गया तो कितनी हो गई 120 हो गई। अब क्या हुआ 10% कम कर दिया गया, तो अब ये 10% यहीं से कम होगा ना जो बढ़ा हुआ है। तो 120 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो 12, 12 कम कर दो, तो 120 में से अगर मैं 12 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 108। तो बताओ पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 108, यानी कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ अभी 8% का। बोलो बोल सकता हूं ऐसा? या अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले भाई 20 मत लो पहले 10 लो, तब देखो क्या आंसर आएगा। तो 10 की कमी है ना, तो माइनस का 10 प्लस का 20 और प्लस -10 इंटू प्लस का 20/100। 20 में से 10 का कितना हो जाएगा 10, और ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही रहता है, हो गया 200/100 यानी 2, और 10 में से 2 का कितना 8%, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 8% का इंक्रीमेंट है। आप अगर 100 वाले तरीके से इसको पहले 10 को लेके करना चाहते हो तो बताओ पहले 100 थी, 10% कम हो गई, मैंने पहले इसको ले लिया, चलो कितनी हो गई 90 हो गई। अब 20% बढ़ गई तो किस पे बढ़ेगी 90 पे, 90 का 20% कितना होगा 90 गुणे 20/100, बताओ 2 जीरो हट गया, कितना आ गया 18, 18 बढ़ गई ना, 90 में 18 जोड़ दो कितना हो गया 108 हो गया। आप कोई भी तरीका लगा लो, पहले लिख लो बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें। बातें क्लियर है इतनी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक स्पेशल केस जरा समझो। अब देखो अगर मैं x% इंक्रीमेंट और y% डिक्रीज का फॉर्मूला लिखता है तो क्या लिखता है x + y + xy/100। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब पहले x का इंक्रीमेंट हो गया, बाद में x का ही डिक्रीमेंट हुआ। पहले x% का इंक्रीज हुआ, बाद में जो सैलरी बढ़ गई उसमें ही x का डिक्रीज हो गया। या मैं इसका उल्टा बोल दूं कि भाई पहले x का डिक्रीज हुआ, बाद में x का इंक्रीज हो गया। तो ये मत सोच लेना कि x डिक्रीज हो गया फिर उतना ही तो बढ़ गया जाके, ऐसा थोड़ी ना होता है। इक्विवेलेंसी यही तो बोलती है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो आपके पास क्या था x + y और प्लस xy/100, यही फॉर्मूला था। x इंक्रीज हुआ तो मैंने x को कितना मान लिया प्लस का x। देखो दूसरा वाला y होता है ना, x डिक्रीज है यानी माइनस का x ले लें, उठा के रख दो, तो ये x - x प्लस x इंटू -x/100, ये दोनों कट गए, कितना आ गया माइनस का x²/100। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डिक्रीज हुआ है। बोलो कितना डिक्रीज हुआ है x² 100% का डिक्रीज हुआ है।
अगर मैं बोलूं कि किसी की सैलरी पहले 20% बढ़ गई, फिर उसी की सैलरी 20% घट गई, बताओ टोटल क्या इफेक्ट पड़ा? तो ऐसा ना बोल देना कि पहले तो 20 बढ़ी थी, अब 20 घट गई तो 0 हो गया। ऐसे नहीं होता है। क्योंकि देखो क्यों ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मान लो उसकी सैलरी पहले थी 100, 20 बढ़ गई तो हो गई 120, अब 20 घटेगी तो 120 पे घटेगी ना, तो 120 का 20% कितना होगा? 120 का 20% होगा 24। अब 20 नहीं घट रही, 24 घट रही है। 24 घटने का मतलब कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। यानी 100 थी 96 हो गई तो घट गई। और इसी चीज को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कितना भाई? 20 बढ़ी 20 घटी, यानी x कितना है? 20। तो 20 का स्क्वायर कर दो 400 और 100 से भाग कर दो, कितना रहेगा? 4%। और ये हमेशा कैसी होगी? डिक्रीज होगी। यानी अगर एक ही वैल्यू बढ़ती है और उतनी ही वैल्यू घट रही है तो हमेशा इस केस में डिक्रीज होगा। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लो किसी की सैलरी है, पहले वो 10% बढ़ रही है, फिर वो 10% घट रही है। फिर से मैं ये भी बोल सकता हूं कि पहले वो 10% घट रही है, चाहे वो 10% बढ़ रही है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बता दे रहा हूं अभी भी। तो x कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, और 100/100 का मतलब कितना हो गया? 1%। यानी कि डिक्रीज होगा कितना? 1% का। क्लियर है बात? तो जितने भी एरिया के क्वेश्चन हैं, चाहे किसी का भी एरिया हो, चाहे वो आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वो वृत्त का हो, किसी का भी एरिया हो, एरिया के क्वेश्चन में हमेशा क्या लगेगा? 2 वेरिएबल वाला फॉर्मूला लगेगा। यानी कौन सा? x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला। बोलो बात क्लियर है? अब जरा कुछ बातें समझ लेना यहां पे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई बढ़े घटे, चौड़ाई बढ़े घटे, ऐसा हो सकता है। 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल है ना, एल और बी। स्क्वायर का एरिया कितना होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए। तो यहां पे देखो, जब रेक्टेंगल की बात करेगा तो आपको 2 वेरिएबल देगा। जैसे उसने बोल दिया कि भाई आयत की लंबाई 10% बढ़ गई, चौड़ाई 20% कम हो गई, तो 2 चीजें उसने लिख दी। लेकिन अगर आपसे एरिया की बात करेगा किसके? स्क्वायर की, तो स्क्वायर में तो एक ही भुजा होती है ना, तो वो ये लिख के दे सकता है कि जो मेरा वर्ग है उसकी भुजा 10% घट गई। इसका मतलब अब ये भी 10% घटी है और ये भी 10% घटी है, यानी x भी 10 y भी 10, लेकिन दोनों डिक्रीज वाले हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है? ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक इंक्रीज हो, एक डिक्रीज हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, आर इंटू आर। तो बताओ अगर बोल दिया कि रेडियस मान लो 10% बढ़ गई, तो 10 ये भी बढ़ेगी, 10 ये भी बढ़ेगी। बोलो बात समझ में आ रही है? तब x भी 10 और y भी 10, बढ़ने की बात कर रहे हैं, दोनों प्लस प्लस लेंगे। समझ में आ रहा है बात ना? चलो आगे। अब 3 वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला आप ध्यान जरूर रखो, क्योंकि ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा भी गया है डायरेक्ट, कि अगर x% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, y% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, या z% इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, तो क्या करेंगे? तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100 प्लस वाई जेड अपॉन 100 प्लस जेड एक्स अपॉन 100 और प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 है। ये ध्यान रखना 10,000 है, 1,000 नहीं है। तो क्या करो, पहले तीनों को जोड़ दो, 2 का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करते चलो, एक्स वाई बटे 100, वाई जेड बटे 100, जेड एक्स बटे 100, और तीनों को गुणा करके 10,000 से भाग कर दो। लेकिन ये फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। अब जैसे वॉल्यूम की बात करेंगे, आयतन वगैरह की, तो आयतन के क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं, लेकिन यहां से करेंगे नहीं ऐसे, उसका भी अपना एक तरीका है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, और यहां पे भी वही बातें हैं। अगर एक्स वाई जेड इंक्रीमेंट है तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, और अगर डिक्रीमेंट है तो कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर ये वैल्यू टोटल मेरी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इंक्रीमेंट है, और ये वैल्यू अगर मेरी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीमेंट है। क्लियर इतनी बात? तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चंस की तरफ। मैं आपको यहां पे देखो हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, और कैसे किस किस तरीकों से कर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा यहां पे। चलो सबसे पहली बात, पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो गई और उसकी बिक्री 40% बढ़ गई। मूल्य कम हुआ, बिक्री बढ़ गई, तो बताओ दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे करोगे?
मैं इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले तो फॉर्मूले से करना सिखा देता हूं, रेशियो में करना सिखा देता हूं, और सीपीआर से भी बता देता हूं कैसे होगा। तो चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर्मूले की। पहला मेथड, फॉर्मूला आप लिख लो। इक्विवेलेंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बटे 100। आप x को 25 मानो या x को 40 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप स्वतंत्र हो पूरी तरह से किसको आपको मानना है पहले। तो मैं पहले लिखा इसलिए मैं पहले वाले को ही मान लेता हूं। मैंने मान लिया कि x कितना है मेरा 25, लेकिन कमी है ना 25% की कमी, तो मैंने इसको -25 मान लिया। y को मैंने कितना मान लिया? 40 की वृद्धि है तो 40 प्लस का उठा के रख दो। बताओ, -25 प्लस 40 प्लस -25 इंटू 40 बटे 100। 40 में से 25 गया, कितना आ जाएगा? प्लस का 15, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस 25 चौका 100, और 4 से ये कट गया 10 बार। बताओ 15 माइनस 10 कितना आ गया? 5%। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होगी? वृद्धि होगी। बोलो, क्लियर हुई बात? फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया। चलो अब मैं आपको सिखाता हूं रेशियो में कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रेशियो जरा समझिए पहले। देखो 25% का रेशियो मान कितना होगा भैया? 1/4। अब क्या है? 25% की कमी है, यानी पहले मान 4 था, नीचे वाले को पहला मान मानते हैं ना, इनिशियल। 1 की कमी हो गई तो मान कितना हो गया? 3। दूसरा मान कितना है? 40%। 40% का रेशियो मान भाई साहब 2/5। वृद्धि है, पहले मान 5 था, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। आप डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करो खड़े खड़े ऐसे। 5 चौका कितना हो गया? 20, और 7 तियां कितना हो गया? 21। मतलब ऐसे समझो, पहले मान 20 था, अब मान हो गया 21, यानी मान कितना हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो कमी वाले आंसर गलत। अब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, 20 से 21 हुआ। किससे बढ़ा है? इस 20 से बढ़ा है, तो 1/20%। निकालने के लिए 100 से गुणा, 20 पंचे 100, कितना आ गया? 5% की वृद्धि। बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ता हूं, मैं आपको सिखाता हूं सीपीआर। आप एक बात तो ये बता सकते हो भाई साहब, 25 की कमी है और बिक्री कितने की है? 40 की। जरा समझो अगर मान 40 बढ़ जाए तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? तो आप अच्छे से निकाल सकते हो, या पहली क्लासेस देख लो। 28 सही 4/7% डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी बढ़ाया कितना? 40। पूरा बढ़ा हुआ इफेक्ट खत्म करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? 28% लगभग घटाना पड़ेगा। घटा कितना रहे हैं? 25। यानी पूरा 28 नहीं घटा रहे हैं, कुछ 25 घटा रहे हैं। 25 घटाने का मतलब भाई इतना ही घटा पाएंगे, यहीं तक घटा पाएंगे, यानी इतना मान तो अभी भी बढ़ा हुआ है। अब सोचो 25 और 28 में कितना अंतर है? 3% का तो अंतर है। यानी आंसर पहले तो क्या होगा भाई कि अभी मान देखो, इतना अगर यहां तक लाके यहां से पूरा घटा के यहां तक पहुंच गए होते अगर, इसका मतलब बढ़ा हुआ इफेक्ट 0 हो जाता। लेकिन वो यहीं तक पहुंचे हैं, इसका मतलब इतना इफेक्ट अभी बढ़ा हुआ है। इतना इफेक्ट बढ़ा हुआ है मतलब आंसर कमी वाला नहीं हो सकता, बढ़ने वाला होगा। अब अगर 25 कम करते, सॉरी 28 लगभग कम करते तो पूरा 0 हो जाता, लेकिन 25 से कम कर रहे हैं, मतलब लगभग 3% के आसपास कम कर रहे हैं, तो आंसर तो 10% तो नहीं हो सकता। अब कैसे सॉल्व करोगे आप इसको जरा समझो। दोनों की स्केल समझो पहले। देखो, हालांकि सीपीआर से ये मेथड थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, जल्दी नहीं हो पाता सीपीआर से, लेकिन कंसेप्ट वही है, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो आंसर। 40 बढ़ा तो 28 सही 4/7 कम कर दें, ये बढ़ने वाली वैल्यू है, ये कम होने वाली वैल्यू है। जरा दोनों का रेशियो ले लो तो बताओ, ऊपर 40, 28 सही 4/7 यानी 200/7, तो 7 को मैं ऊपर भेज दूं, कितना हो जाएगा? 280/200। 0 0 हट गया, 4 से काट दो 7 बार, 4 से काट दो 5 बार,
यानी 7/5 स्केल है हमारी। बढ़ने वाली स्केल 7 और घटने वाली स्केल 5। तो घट कितनी रही है? 25। 5 अगर घटेगी तो 7 बढ़नी पड़ेगी। 25 का मतलब 5 गुना घट रही है, तो 5 गुना ही बढ़ना पड़ेगा, यानी 35% बढ़ना पड़ता। लेकिन बढ़ा कितना रहा है? 40। इसका मतलब 5% ज्यादा बढ़ा रहा है, वही आंसर है। तो स्केल का सवाल है यहां पे, किसमें? सीपीआर में। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा समझो फिर से। दूसरा क्वेश्चन, पहला अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूं तो कैसे करेंगे? 10 की वृद्धि और 10 की कमी। डायरेक्ट बोल सकते हो कि हमेशा कमी होगी, कितनी होगी? x² बटे 100% की कमी होगी। और x कितना है यहाँ पे? 10। 10 का स्क्वायर 100। 100 बटे 100 कितना हो गया? 1% की कमी। वृद्धि नहीं हो सकती, ये गलत है, आंसर ये वाला। बोलो समझ में आई बात? अब मैं अगर इसको रेशियो पे करूं तो 10% का भाई रेशियो मान कितना होता है? 1/10। तो देखो पहली वृद्धि है, वृद्धि का मतलब पहले मान 10 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। दूसरा वाला कितना है? 10% की कमी, तो रेशियो मान तो 1/10 ही होगा। पहले मान 10 है, 1 कम हो गया, कितना हो गया? 9। मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 99। 100 की वैल्यू 99 हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो भाई ये गलत, ये गलत, और कोई प्रभाव पड़ रहा है इसलिए भी गलत। चलो कितनी कम हुई है? 1 कम हुई है। और 100 पर कोई भी मान वही परसेंट मान होता है। क्लियर हो रही बात? आओ सीपीआर से समझाते हैं। अब बताओ, अगर मैं सीपीआर का इस्तेमाल करूं तो बढ़ने वाली वैल्यू कौन सी है? 10%। अगर 10% बढ़ने वाली तो इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए 9 सही 1/11 घटने वाली वैल्यू। दोनों का स्केल ले लो जरा। ये 10 ऊपर बढ़ने वाली वैल्यू है, घटने वाली वैल्यू 11 9 99, 100/11 ये घटने वाली वैल्यू। यानी कि अगर मैं 11 को ऊपर भेज दूं तो कितना हो जाएगा? 110/100। ये बढ़ने वाली और ये घटने वाली, या मैं बोल सकता हूं 11/10। ये बढ़ने और ये घटने वाली। बात समझ में? क्या कह रहा है? ये 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। अगर भाई कम होने वाली वैल्यू मेरी 10 है तो बढ़ने वाली वैल्यू मेरी 11 होती। बढ़ने वाली वैल्यू मेरी कितनी होनी चाहिए थी? 11। लेकिन बढ़ने वाली हुई कितनी? 10। इसका मतलब 1 कम बढ़ी है, और 1 कम बढ़ी है तो 1 की कमी हुई ना। 1 की कमी हुई तो आंसर कौन सा? बी पार्ट। स्केलिंग का सवाल है पूरा का पूरा, अगर स्केलिंग समझ पाओ तो। लेकिन एक थोड़ी सी हिदायत आपको ये दूंगा कि सीपीआर को इसमें ना लगाओ तो ज्यादा अच्छा है ना। चलो अगला देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं फॉर्मूला बेस। पहले 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी। डायरेक्ट बोल सकते हो कि 20 का स्क्वायर बटे 100%। और क्या होगी? हमेशा कमी होती है इस केस में। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो कमी वाला। तो 20 का स्क्वायर कितना? 400। 400/100 कितना हो जाएगा? 4%। चलो रेशियो में करते हैं। 20% वृद्धि, रेशियो मान कितना होगा भाई? 20% का रेशियो मान 1/5। पहले मान 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 6। फिर 20 की कमी, 20 की कमी मतलब पहले मान 5 था, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया? 4। बोलो बात समझ में आ रही है? कितना हो गया ये? 25। ये कितना हो गया? 24। तो 25 से कितना हो रहा है? 24। यानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? 1। किससे कम हुआ? 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें। 25 चौका 100, 4% की कमी है। समझ में आ रहा है भाई? चलो सीपीआर पे और दिखाते हैं। बताओ, अगर 20% बढ़ा तो इफेक्ट को खत्म करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? 16 सही 2/3%। ये सब याद है तुम लोगों को कि नहीं याद है कि इसे हवा में सीपीआर देख रहे हो केवल? स्केल और समझते हैं। ऊपर वाला 20% बढ़ने का स्केल है, घटने का 16 3 48 2 50/3। 3 को ऊपर भेज दे रहा हूं, ये घटने वाला स्केल। 0 0 हट गया, कितना आ गया? 6/5 का स्केल। 6 बढ़ने वाला, 5 घटने वाला। बोलो बात समझ में आ रही है? घटने वाला है कितने का? 20% का है ना। तो 20% घट रहा है। 5 पे जब घटेगा तो 6 बढ़ेगा। 20 का मतलब 4 गुना,
तो इसका भी 4 गुना। तो बताओ 20 अगर घटा तो ये 24 बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ा कितना रहे हैं, 20 से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 नहीं बढ़ाया हमने, जबकि 24 बढ़ाना चाहिए था। बढ़ाई कितना रहे हैं, 20, इसका मतलब 4 कम बढ़ाया है। कम बढ़ाने का मतलब आंसर। अगला देखो, डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूले से, 40 वृद्धि 40 कमी, 40 का स्क्वायर बटे 100 कितना, 1600 बटे 100 यानी 16%। और हमेशा कमी होती है, तो लाभ वाली चीजें गलत और कमी वाली चीजें ये भी गलत। बोलो बात समझ में आ रही है। रेशियो पे कर लो आओ। 40% का रेशियो मान 2/5, पहले मान 5, 2 बढ़ गया कितना हो गया 7, फिर 40% का फिर से 5, 2 घट गया कितना हो गया 3, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, ये बढ़ रहा है, और ये कितना है, ये घट रहा है। तो भाई 2/5 होता है ना, एक बार 5 था तो 2 बढ़ गया तो 7 हो गया, दूसरे वाले में 5 था 2 घट गया तो 3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 25, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 21। तो 25 से 21 हो रहा है, यानी कितना कम हो गया 4, किससे, 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, 25 चौका 100 और 4 चौका 16, 16% का कमी। सीपीआर पे आओ। 40 बढ़ाने वाला मान है तो 28 सही 4/7% घटने वाला मान है, यानी सॉल्व कर लो, 7 बढ़ने वाला तो 5 घटने वाला। घटने वाला कितना है 40, यानी 8 गुना घटा, तो इसको भी 8 गुना करो। अब बताओ 40 घट गया तो कितना बढ़ रहा है, 56 बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ कितना रहा है हमारे पास, केवल 40। बढ़ना कितना चाहिए था 56, बढ़ कितना रहा है 40, यानी कितना कम बढ़ा है, 16% कम बढ़ा है। 16% आंसर है। अरे समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, राज पेट्रोल पर केवल 15% अतिरिक्त खर्चा करना चाहता है। 25% दाम बढ़ गया, पापा ने बोला खाली 15 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, बता दे रहे हैं, लॉकडाउन का समय है। देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, तो देखो एक बात जरा समझो, कीमत इनटू खपत इज इक्वल टू खर्चा होता है। मान लो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 20 रुपए है और 2 लीटर खर्च करता है या खपत करता है, तो क्या 40 रुपए का खर्चा होगा? तो बताओ, दो चीजों का मल्टीप्लाई ही तो खर्च है। यानी खर्च क्या है, ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल प्रोडक्ट है ये, है ना। तो क्या कह रहा है, कीमत जो है 25% बढ़ गई, यानी ये जो चीज है ये 25% बढ़ गई है। खपत मात्रा कम करेगा ना, तो खपत को कुछ x% कम कर देगा, तो खर्चा जो है वो क्या होगा, वो 15% अतिरिक्त होगा। यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है, 15 है, समझे। तो आओ इनका इक्विवेलेंट निकालें। 25 बढ़ा तो प्लस का 25, x घटा तो माइनस का x, और प्लस 25 इंटू माइनस एक्स बटे 100 इज इक्वल टू टोटल कितना बढ़ रहा है 15, इसलिए प्लस का 15। अच्छा मान लो 15 कम होता तो माइनस का 15 लेते। क्यों मैंने इस 15 को इधर लिया, इस तरफ क्यों नहीं लिया, क्योंकि भाई ये फाइनल चीज है हमारी, ये 15 वास्तव में फाइनली बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि ये 25 बढ़ी और ये x घटी, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 15% होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। बताओ 25 को इधर लिए जाए तो 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 10, वो भी माइनस का। तो देखो ये माइनस एक्स, 25 चौका 100, ये माइनस एक्स बटे 4 इज इक्वल टू माइनस का 10। माइनस सारे हट गए, 4 एक कम 4 और एक 5 बटे 4x, 5x बटे 4 इज इक्वल टू 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 8% कम करेगा। क्लियर हुई। और इसको रेशियो में समझाता हूं कैसे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ लेना इसको कायदे से, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। हमको भोजपुरी आता है, हम भोजपुरी में बहुत गंदा गंदा बोलूंगा, अगर तुमको नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना इस बात को। चलो 25% की वृद्धि, 25% का रेशियो मान 1/4,
पहले मान 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। ये क्या बढ़ा, ये बढ़ी कीमत। अब मूल्य की बात करते हैं तो भाई मूल्य तो अभी हमें पता नहीं है कितना घटा बढ़ा। हमें अगर ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो मूल्य निकाल लेंगे, लेकिन ये तो पता है ना फाइनल कितना बढ़ा, 15। 15 का मतलब 15/100, तो 15/100 को क्या लिख सकते हैं, 3/20 रेशियो। और ये खर्च क्या है, अतिरिक्त खर्च कर रहा है यानी बढ़ रहा है। तो पहले खर्च 20 था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया, 23 हो गया। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 20 हो जाए, लिख सकते हो भाई साहब। 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 20 हो जाए, तो बोलोगे 5 का मल्टीप्लाई कर दो। 5 में किसका गुणा कर दें कि 23 हो जाए, तो बोल सकते हो कि 23/5 का गुणा कर दो। इन दोनों गुणा करेंगे, 5 5 कटेगा, 23 आ जाएगा। अब जरा समझो, खपत जो है पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 23/5। पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 23/5। तो जरा 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो खाली, 5 हट जाएगा नीचे से। ये कितना हो गया, 25 थी पहले खपत, अब कितनी हो गई, 23। तो 25 से हो गई 23, कितनी कम हो गई, 2। किससे, 25 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका 100, 4 दूना 8। अरे समझे। आओ एक और तरीका दिखाते हैं। मान लो पहले 100 रुपए मूल्य था, 25 बढ़ गया तो अब 125 हो गया। कितना खपत करना चाहता है, कितना खर्च करना चाहता है, 15। ये पूरा 25 खर्च नहीं करना चाहता, 100 से ये केवल कहां तक जाना चाहता है, 115 तक ही, यानी टोटल कितना खर्च कर रहा है, 15% ही। तो बताओ इस चीज को यहां पे लाना पड़ेगा, इस चीज को पूरा उठा के कहा यहां लाना पड़ेगा। तो भाई ये पूरा 25 है स्केल, ये है 15 का, इसका मतलब ये कितना है, ये 10 का स्केल है। तो 10 कम करना पड़ेगा ना, कितने पर, 125 पर। तो 10/125 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से अगर 25 से काट दो, 25 से काट दो, नीचे वाला चला गया 5 बार, 25 चौका 100, 40/5 यानी 8%। अरे समझे, जब सीपीआर पढ़ रहे थे तो इस तरह का क्वेश्चन एक कर चुके हैं। देखो क्या किया, फिर से समझाता हूं। मूल्य मान लो 100 था, कितना बढ़ाना है, 25%। 125 खर्चा होना चाहिए अब। लेकिन भाई साहब क्या बोले, हम भाई साहब 15 खर्च कर पाएंगे, यानी कुछ यहां तक खर्चा कर पाएंगे वो 15। इसका मतलब इसको यहां तक लाना पड़ेगा, खिसका के। इन भाई साहब को यहां खिसकाने के लिए, भाई ये पूरा कितना है, 25 है, ये 15 है, तो ये कितना, 10 खिसकाना पड़ेगा। 10 किससे खिसकाना है, 125 से खिसकाना है। तो 10/125 परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, सॉल्व कर लो, कितना देगा, 8%। यही तो पढ़ाया था तुमको सीपीआर में, नालायक। चलो अब देखो, आयत की लंबाई चौड़ाई 20 बढ़ी, 25 बढ़ी। चलो फॉर्मूला लगा दें, अगर दोनों बढ़ रही है तो दोनों प्लस में लेंगे। तो 20 + 25 + 20 गुणे 25/100, ये कितना हो गया, 45। और प्लस 20 2500, 5 से ये 25 कट गया 5 बार, और 45 + 5 कितना हो गया, 50%। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब वृद्धि। और रेशियो पे समझाते हैं। 20% का रेशियो मान 1/5, 25% का रेशियो मान 1/4, दोनों बढ़ रहे हैं। चलो पहले वाले में, पहले मान 5 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6। यहाँ पहले मान 4 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई अगर करोगे, ऐसे ऐसे नीचे नीचे करके करोगे, इसे ऐसे काट भी सकते हो एक दूसरे को, क्रॉस क्रॉस करके। इनको मत काट देना एक दूसरे को, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन आमने सामने या ऊपर टेढ़े मेढ़े करके काट सकते हो। जैसे देखो मैं कैसे काट रहा हूं, जरा समझना। पहले या तो मैं लिख दूं कि 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30, और यहां से एक जीरो हटा दूं, यहां से एक जीरो हटा दूं, तो 2 से मान कितना हो गया, 3 हो गया। कितना बढ़ा, 1। किससे बढ़ा, 2 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, कितना आ गया, 50%। या मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करूं तो। देखो ये 5 कट गया, मैं क्रॉस में काटूं, ऐसे 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 क्रॉस में, मैं सीधे सीधे काट दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इस तरफ वाली चीज को इस तरफ वाली चीज से काटना है, अगर कटे तो। 2 से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 3 बार, ये सब तो 1 1 हो गए ना। तो ये 2 एक कम 2, और 3 एक कम 3। तो बताओ 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। कितना बढ़ गया, 1। किससे बढ़ा, 2।
से और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। समझ में आ रही है ना बात? ऐसी समझो। आयत की लंबाई को 30% घटा दें, चौड़ाई को 10% बढ़ा दें। आओ, 30 घटा दिया एक को, दूसरे को 10 बढ़ा दिया, तो प्लस -30 इंटू प्लस का 10/100, यही तो फॉर्मूला। -30 + 10 कितना हो जाएगा? -20। और ये देखो -300/100 यानी कि 3, कितना हो गया? माइनस का 23%। यानी 23% और -15 का मतलब क्या हो गया? कमी हो गई। समझे? समझे लल्लूलाल? और रेशियो भी समझाता हूं। 30% का रेशियो मान 3/10 कमी है, यानी पहले मान 10 था, 3 कम होके कितना हो गया? 7। 10 की वृद्धि 1/10 होता है रेशियो मान। पहले मान 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11। आओ, कटे का है नहीं, ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 77। 100 से कितना हो गया? 77। कितना घटा? 23 घट गया। और 100 पर 23 का मतलब 23%। समझे? चलो आगे। वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा दें। शाबाश। यानी x भी कितना? 12, y भी कितना? 12। काहे? क्षेत्रफलवा पूछा है ना, तो भाई पाई r स्क्वायर होता है ना, r इंटू आर। तो r पहला वाला भी, r दूसरा वाला भी। लगा दो। 12 + 12 और प्लस 12 × 12/100। अब देखो तुम क्या करने हो? काटने पीटने लगते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो 12 12 कितना हो गया? 24। 12 इंटू 12 144। 100 से भाग करने का मतलब 2 अंक पे दशमलव, तो 24 और ये 1.44। 24 1 25.44। आंसर ए पार्ट। रेशियो में आओ, रेशियो में समझाते हैं। कायदस कर लेना इसको, समझे? हाँ, मैं मनोज तिवारी स्टाइल में तुमको गरियाऊंगा। 12% का रेशियो मान कितना होता है? 12/100। 4 से काट दो, 4 × 12, 4 से कट गया 25, यानी 3/25 रेशियो मान होता है। पहले मान 25 था, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 28। तो दूसरा वाला भी भाई r स्क्वायर है ना, दूसरा वाला भी कितना था? 25 था, 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 28। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 625। ये देखो थोड़ा सा टप पड़ गया। 28 इंटू 28 कितना होता है? 28 का स्क्वायर 684 होता है शायद ना। सॉल्व कर सकते हो? कितना बढ़ गया? 9 और ये हो गया 59/625 और गुणे 100। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन थोड़ी देख लेना, ठीक है? चलो, वृत्त की 10% घटा दो, सीधी सी बात है। 10 घटा दो तो -10 और प्लस -10 इंटू -10/100। अरे भाई x को भी माइनस का 10 रख दिया, y को भी माइनस का 10 रख दिया, कितना हो गया? ये माइनस का 20 हो गया, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में कट जाता है। 100/100 यानी कि प्लस का 1, कितना हो गया? माइनस का 19%। माइनस का मतलब कम हो रही है, कितनी? 19%। रेशियो पे करना चाहो तो 1/10 होता है ना रेशियो मान, तो पहले 10 था, 1 कम होके 9 हो गया। दूसरा वाला भी 10 था, 1 कम होके 9 हो गया, कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 81। कितना कम हो गया? 19%। चलो, किसी संख्या के मान को कितना परसेंट बढ़ाएं कि 10% की कमी के बाद भी? मान लो किसी संख्या का मान x% बढ़ाएं कि 10% की कमी के बाद भी 20% की वृद्धि बनी रहे, यानी x% की वृद्धि और 10% की कमी का इक्विवेलेंट कितना है? 20%। अब ये क्वेश्चन क्या था ना, अतिरिक्त खर्च वाला, बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है। तो चलो, x -10 और प्लस x इंटू -10/100 इज इक्वल टू प्लस का 20। -10 इधर उधर जाएगा, 20 में जोड़े कितना हो जाएगा? 30। और ये x, एक 0 कट गया, -x/10 इज इक्वल टू 30। 10x - x कितना हो गया? 9x/10 इज इक्वल टू 30। x कितना हो गया? 300/9 यानी कि 100/3। 100/3 का मतलब 33.33%। रेशियो में करना चाहो तो 10% की कमी हो रही है, यानी पहले 10 था, 1 कम हो गया। इन दोनों का नहीं पता हमें। मल्टीप्लाई में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब बताओ 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? तो बोलोगे 10 में भाई साहब आधे से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर इनकी बात करें, एक में कितने से गुणा करें कि 6 हो जाए? तो एक में 6 से गुणा करो, यानी 0.5 से कितना होना है? 6 होना है।
बात समझ में आ रही है? 0.5 से अगर 6 होना है, एक मिनट, ये 10 की कमी है ना, तो ये 9 रहेगा। 9 में किससे गुणा करें कि 6 हो जाए? तो 9 में 6/9 से गुणा करेंगे, 9 कट जाएगा। तो 0.5 से कितना हो गया? 6/9। 0.5 से 6/9 होने का मतलब ये हो गया 4.5 से 6 होना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना ऐसे, 4.5 से 6, यानी आप बोल सकते हो 45 से 60, 10 का गुणा कर दो, या 15 से भाग कर दो, 15 3 45, 15 चौका 60, 3 से 4। 3 से 4 होने का मतलब 1 बढ़ गया, 3 पर बढ़ा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 1/3 यानी कि 33.33%। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। k इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू ए अपॉन बी, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो a और b दोनों में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि का मतलब मल्टीप्लायर क्या इस्तेमाल करें? 100 में 20 जोड़ो, 120, 2 अंक पे दशमलव, यानी 1.2 से गुणा करना है। यानी a को भी 1.2 से गुणा कर दो, b को भी 1.2 से गुणा कर दो। अब यहाँ पे देखो a 2 बार है, तो पहले वाले a को 1.2 से गुणा कर दिया, दूसरे वाले a को 1.2 से गुणा कर दिया, b को भी 1.2 से गुणा कर दिया। 1.2 से एक 1.2 कट गया, कितना आ गया? ये देखो a² और इंटू 1.2। अब देखो a² ये क्या है? ये k ही तो है, यानी k को 1.2 से गुणा कर दिया और ये कुछ k1 मान लो। तो अगर k को 1.2 से गुणा करने का मतलब कि k को कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया, क्योंकि 20% का ही तो बढ़ने का मान कितना होता है? 1.2 से मल्टीप्लाई करना, यानी k में कितनी वृद्धि हो गई? 20% की वृद्धि हो गई। समझे बात? तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको अच्छे से समझो और फिर हम लोग मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।